हेलो गाइस। आज जेपीएससी मेंस नोट्स का टॉपिक है भारत की ऊर्जा मांग, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, जो कि 600 शब्दों में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। इस डिस्कशन के पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये टॉपिक जो है मेन सिलेबस में कहाँ पे है और किस सेक्शन का है। सिलेबस में हम लोग आते हैं, ये सिलेबस है। ये जो है मेंस का साइंस सेक्शन का है और साइंस सेक्शन में 5 है, ABCDE, जिसमें से ई का अभी हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय नीति, इसमें से एक वीडियो पहले अपलोड हो चुका था मेरा। दूसरा आता है एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो इस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। आते हैं इसका पॉइंट पे। ये आ गया भारत की ऊर्जा मांग, एनर्जी डिमांड ऑफ कंट्री ऑफ इंडिया, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, 600 शब्दों में। इसमें है कि भारत की ऊर्जा मांग, पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत। इसमें बोल रहा है कि पहले इंट्रोडक्शन दिया है, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। मतलब भारत जो है एनर्जी कंज्यूम करने वाला, एनर्जी यूज करने वाला देश में से चाइना और अमेरिका के बाद तीसरा नंबर में आता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1.4 अरब से अधिक की आबादी, हम लोग का पॉपुलेशन तो 1.4 हो चला गया है अरब में की आबादी, और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ देश की ऊर्जा मांग तेजी से बढ़ रही है। सही बात है। देश की कंट्री का जो एनर्जी डिमांड है वो बढ़ रहा है, हर एंगल से बढ़ रहा है। औद्योगिक विकास, परिवहन, कृषि और घरेलू उपयोग के लिए ऊर्जा आवश्यक है। ये सब सभी चीज़ों में हमेशा हम लोग को एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है। औद्योगिक विकास, गाड़ी चलाना है, व्हीकल्स है, परिवहन हो गया, जैसे खेती के लिए मोटर जनरेटर चलाना है, घरेलू उपयोग के लिए, सब के लिए ऊर्जा ही चाहिए। ऊर्जा मतलब बिजली की आवश्यकता है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब। इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारत पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण पर निर्भर है, जिनमें से प्रत्येक के अपने फायदे और चुनौतियां हैं। क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, वो नीचे आगे हम लोग को मिलेगा। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि भारत में वर्तमान ऊर्जा मांग क्या है। डाटा के बेसिस पे क्या डाटा है, कह रहा है कि शहरीकरण, औद्योगिकरण और बढ़ते मध्यम वर्ग के कारण भारत की ऊर्जा मांग 2040 तक वैश्विक औसत दर से दोगुनी दर से बढ़ने की उम्मीद है। मतलब अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं 2025 में एनर्जी, ऊर्जा का जो यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका डबल हो जाएगा 2040 में डिमांड। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, IEA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको, के अनुसार भारत की प्राथमिक ऊर्जा मांग 2000 से पहले ही दोगुनी हो चुकी है।
मतलब 2000 ईस्वी में, अभी तो 2025 चल रहा है, 2000 ईस्वी में जो एनर्जी डिमांड था हम लोग का, उससे डबल ऑलरेडी हो चुका है 2025 में। और 2025 के बाद 2040 में ये जो है सो और दोगुना हो जाएगा, और इसके बढ़ते रहने की उम्मीद है। ऑब्वियस है, ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, एनर्जी डिमांड भी बढ़ेगा। यह मांग विशेष रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में अधिक है। किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अधिक है उन ऊर्जा की मांग, वो देख लेते हैं पॉइंट वाइज। पहला है बिजली उत्पादन। बिजली उत्पादन के लिए एनर्जी का ज़रूरत बहुत है। परिवहन, पेट्रोल और डीजल का उपयोग। उद्योग में कोयला, तेल, गैस यूज हो रहा है। ग्रामीण विकास कह लें तो खाना पकाना, सिंचाई, ये सब मामलों में एनर्जी का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ते जा रहा है। अब आते हैं कि हम लोग पहले क्या किए, इंट्रोडक्शन लिए। पहले भारत में ऊर्जा मांग के बारे में बताया कि क्या है, कितना आबादी है ना, किस किस जगह एनर्जी का डिमांड है। फिर बताएं कि भारत में वर्तमान ऊर्जा मांग अभी करंट में क्या डिमांड है, 2040 में बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, यही सब। फिर इसमें बताएं कि मेन कहाँ पे ऊर्जा का मांग है। फिर आते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में क्या है, कन्वेंशनल सोर्सेस में तो बोल रहे हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे हैं जिनका पारंपरिक रूप से उपयोग किया जाता रहा है, पहले से यूज करते आ रहे हैं। ट्रेडिशनली मतलब पूर्वज लोग यूज किया, हम लोग यूज कर रहे हैं, ऐसे चलते आ रहा है। जो जीवाश्म ईंधन या सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, हम लोग नेचर पे डिपेंड है इसके लिए। इनमें से क्या क्या है, तो कोयला है, तेल है, प्राकृतिक गैस है और परमाणु ऊर्जा शामिल है। अब एक एक करके ये सभी जो सोर्सेस है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है कोयला। तो भारत दुनिया में कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता भी है। सही बात है, भारत में कोयला का तो भंडार है ही और यूज भी करते हैं। बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान लगभग 50% है। ठीक है, यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है लेकिन अत्यधिक प्रदूषणकारी है, जिससे वायु प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा है तेल और पेट्रोलियम। ये सब में डिस्कस करने का ज़रूरत नहीं, ये तो हिंदी में सब कुछ समझ में आ ही रहा है। दूसरा है तेल और पेट्रोलियम। भारत में अपनी कच्चे तेल की भारत अपनी कच्चे तेल की ज़रूरत का 80% से ज़्यादा आयात करता है। आयात करता है मतलब बाहर से मंगाते हैं हम लोग, फॉरेन से, विदेश से मंगाते हैं। अपना देश में सिर्फ 20%, 20% कच्चा तेल जो है होता है, बाकी 80% विदेश से मंगाते हैं। आगे है कि परिवहन उद्योग और घरों में इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सही बात, तेल पेट्रोलियम हम लोग भी यूज करते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, बस चलता है, ट्रेन चलता है, बिजली से भी चलता है। ठीक है, आगे है कि वैश्विक मूल्य में उतार चढ़ाव और भू राजनीतिक तनावों के अधीन, मतलब वर्ल्ड वाइड में उतार चढ़ाव कहीं भी होता है तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है, घटता है, उस पर डिपेंडेंट है हम लोग, वो हम लोग के हाथ में नहीं है। ये हो गया दूसरा हो गया तेल पेट्रोलियम, पहला कोयला था। तीसरा में आता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। तो कह रहा है कि कोयले और तेल से ज़्यादा स्वच्छ बिजली उत्पादन और खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत अपने गैस बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है, लेकिन फिर भी अपनी ज़रूरतों को का ज़्यादातर हिस्सा आयात करता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि ये चीज़ जो भी गैस है हम लोग बाहर से मंगाते हैं, विदेश से। अब चौथा आता है परमाणु ऊर्जा। इसमें क्या कह रहा है कि भारत ने नागरिक और सामरिक दोनों तरह के उपयोग के लिए परमाणु ऊर्जा विकसित की है। ये क्या कहा कि नागरिक और सामरिक मतलब सिविलियन और मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, मतलब कि हम लोग
घरेलू यूज के लिए जैसे बिजली उत्पादन वगैरह किए उसके लिए परमाणु ऊर्जा का यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग डिफेंस सेक्टर के लिए जैसे कि एटॉमिक बम, न्यूक्लियर बम, ये सब के लिए भी हम लोग परमाणु ऊर्जा का यूज करते हैं। दूसरा है कि वर्तमान में कुल बिजली में इसका योगदान बहुत कम यानी कि 3% है, लेकिन इसमें काफ़ी क्षमता है। परमाणु ऊर्जा में क्षमता बहुत है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है सो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सुरक्षा के मामलों को लेकर के ये जो है 3% ही बिजली बनाता है कुल बिजली में से। और रेडियोधर्मी का इसका कारण क्या है कि रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान और सार्वजनिक स्वीकृति अभी भी चुनौतियां बनी हुई है। इसी के चलते ये कम यूज होता है। मतलब इसमें क्या है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो होता है वो उसका जो वेस्टेज होता है, जो डिस्पोजल होता है, बाद का कचरा जो निकलता है उसमें बहुत ही ज़्यादा रेडिएशन होता है और उसको ऐसे जहाँ तहाँ इधर उधर फेंका नहीं जा सकता है, क्योंकि उससे रेडिएशन निकलता है और वो बहुत ही घातक होता है, मतलब जानलेवा है। तो उसको डिस्पोज करने का बहुत ये तरीका है, उसको कंक्रीट करके ढलाई करके उसको रखना है, फिर उसके ऊपर ग्रेफाइट देना है, फिर भी लीकेज होने का चांस रहता है। इसलिए ये थोड़ा सा चैलेंजेज है, इसमें चुनौती है। ये हो गया ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत, इसका 4 पॉइंट हम लोग डिस्कस किए। दूसरा आता है ऊर्जा के गैर पारंपरिक नवीकरणीय स्रोत। ये है एक्चुअल में क्या वो देख लेते पहले। गैर पारंपरिक या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्राकृतिक रूप से पुनः प्राप्त होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। भारत में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और यह नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा जो है वो रिन्यूएबल होता है और नेचर से पुनः प्राप्त हो जाता है और इसमें काफ़ी चांसेस है कि भारत जो है इसमें आगे बढ़ के इन्वेस्ट कर रहा है, डेवलप कर रहा है। अब जो है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन कौन सा है वो हम लोग देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला है सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। बोल रहा है कि भारत को प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। लगभग 300 धूप वाले दिन प्रति वर्ष मिलते हैं। ये एक एडवांटेज है इंडिया का। फिर है कि राष्ट्रीय सौर मिशन का लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावाट और क्षमता प्राप्त करना है। राष्ट्रीय सौर मिशन जो है वो बोल रहा है उसका एम्बिशन है कि 2030 तक वो 280 गीगावाट का तक बिजली उत्पादन करेगा सोलर सिस्टम के थ्रू, उसके द्वारा सौर ऊर्जा के थ्रू। ग्रिड पावर, रूफटॉप सिस्टम और सौर जल पंपों में उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला हो गया सौर ऊर्जा। दूसरा है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। इसमें बोल रहा है कि भारत विश्व स्तर पर चौथा सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक है। प्रमुख पवन फार्म तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, इसमें कुछ डिस्कस करने की बात नहीं है, ये तो साफ साफ लिखा हुआ। तीसरा है, एक चीज़ बता सकते हैं कि ये जो पवन ऊर्जा का फार्म तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका में जो दिख रहा है, ये एक्चुअली ये सब एरिया में इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादातर समुद्र के किनारे वाला एरिया है। और जहाँ तक ये है कि समुद्र के किनारे वाला एरिया में हवा बहुत चलता है। हवा चलने के कारण क्या होगा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा कैसे बनता है, विंड मिल्स होता है, पंखा घूमता है, उससे गियर कनेक्ट होता है, फिर टरबाइन मोटर सब घूमने लगता है, उससे इंटरकनेक्टेड रहता है, तो इसीलिए। तीसरा पॉइंट है जल विद्युत। जल विद्युत क्या है कि बांधों और नदियों से जल आधारित बिजली उत्पादन। ये तो बहुत कॉमन है, यहाँ इंडिया में बहुत जगह है कि नदी वगैरह में से जल विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बोल रहा है कुल स्थापित क्षमता का लगभग 10 से 12% हिस्सा अभी जो है जल विद्युत से 10 से 12% हिस्सा जो है बिजली उत्पादन
जल विद्युत से हो रहा है। फिर पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित कर सकता है और समुदायों को विस्थापित कर सकता है। इसमें भी कुछ कुछ चैलेंजेस है। आगे आता है चौथा में बायोमास और बायोगैस। इसके पहले क्या क्या किए हैं हम लोग? पहले हो गया सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा जल विद्युत, चौथा बायोमास और बायोगैस। इसमें कह रहा है कि कृषि अपशिष्ट, पशुओं के गोबर और कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा जो होता है वो बायोमास और बायोगैस होता है। ये गांव में ज़्यादातर यूज होता है, जहाँ पे गाय बैल ज़्यादा है। गोबर से बायोमास बनता है। गोबर को सड़ा करके उससे जो मीथेन गैस होता है, वो शायद मीथेन गैस नहीं होता है, उसको निकलता है, तो उसको यूटिलाइज करता है। इसमें है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और लघु स्तर की बिजली के लिए उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन और ग्रामीण रोजगार में सहायक, इसका यही पॉइंट है। पांचवा में ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा। ये है जियोथर्मल एनर्जी है और टाइडल एनर्जी। ये एक्चुअली होता क्या कि भारत में अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है। तटीय और हिमालयी क्षेत्रों में इसकी संभावनाएं मौजूद है। कह रहा है कि ज्वारीय और भूतापीय ऊर्जा ये होता है जैसे समुद्र में टाइड्स आता है। टाइड्स आता है तो अभी क्या है कि ऐसा टेक्नोलॉजी आ सकता है, संभावना है कि वो टाइड में बहुत पावर रहता है, कोई भी चीज़ को धक्का दे सकता है, तो वो टाइड से एनर्जी बिजली पैदा कर देगा कुछ टेक्नोलॉजी लगा कर। और भूतापीय ऊर्जा है कि जियोथर्मल एनर्जी, कहीं कहीं क्या है कि ज़मीन के नीचे से पानी भाप बन के ऊपर निकलता है, तो उससे बिजली बनाने का भी कुछ उस पर रिसर्च चल रहा है। ऐसा अगर हो जाता है तो बिजली बनेगा। वही ये कह रहा है कि भारत में अभी भी प्रायोगिक अवस्था में है, अभी प्रयोग हो रहा है इसमें। अब आता है सरकारी, उधर कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बारे में हो गया है ना। इधर फिर आता है सरकारी पहल और नीतियाँ। सरकार क्या क्या पहल ले रही है, क्या क्या पॉलिसी बना रही है इसको लेकर के। तो पहला आता है इसमें उज्ज्वला योजना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ रसोई ईंधन एलपीजी को बढ़ावा देती है। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर का वितरण किया गया, यही कह रहा है। दूसरा है इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, इसका शॉर्ट फॉर्म है FAME। तो विद्युत गतिशीलता में परिवर्तन का समर्थन करता है। ठीक है। फिर आता है राष्ट्रीय ऊर्जा नीति। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक ऊर्जा पहुंच प्रदान करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और आयात पर निर्भरता कम करना है, ये बोल रहा है। फिर है दूसरा नेक्स्ट पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सौर ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है उसका क्या है लक्ष्य, वो देखते हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व वाली वैश्विक पहल, ये है। ये सब कुछ कुछ पॉइंट था जो कुछ कुछ पॉलिसीज और स्टेप्स लिया गया गवर्नमेंट के थ्रू। अब आता है चैलेंजेस। ये सब जो अभी ऊपर डिस्कस किए हैं उसमें उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसमें आगे बढ़ने में क्या क्या चुनौती और बाधा आ सकता है। तो पहला है कि आयातित जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता। सही बात है, हम लोग जो है कोल पेट्रोलियम वगैरह के लिए विदेश पे, बाहर पे काफ़ी डिपेंडेंट है। इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, अपने देश में कम होता है। दूसरा पॉइंट है कि नवीकरणीय बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता। अभी क्या है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है, रिन्यूएबल का हिंदी क्या था कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो है, तो वही ये बोल रहा है कि नवीकरणीय बुनियादी ढांचा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाने में बहुत ज़्यादा निवेश, पैसा का बहुत इन्वेस्टमेंट है, जो अभी गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज है। जैसे विंड एनर्जी के लिए विंड मिल बैठाना, फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट बैठाना, बायोमास के लिए वो सब जो होता है, सोलर एनर्जी के लिए सोलर पावर प्लांट बैठाना, वो सब बहुत खर्चा मांग रहा है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट चाहिए। वो गवर्नमेंट के लिए चैलेंज और चुनौती है। फिर आता है सौर और पवन जैसे अस्थायी स्रोतों का ग्रिड एकीकरण। ये बोला कि सौर और पवन जैसे अस्थायी स्रोतों का ग्रिड एकीकरण मतलब सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से जब हम बिजली बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि सौर सन जो है सूर्य की रोशनी सालों भर मिलेगा, हो सकता है बारिश में नहीं मिले। पवन ऊर्जा से जब बनाएंगे बिजली तो हो सकता है कभी हवा नहीं चले, तो उस टाइम हमको उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब उसके जगह पे दूसरा बिजली का कोई व्यवस्था चाहिए। क्योंकि अगर इंडस्ट्री खो देते हैं या कहीं सप्लाई देते हैं तो कंटिन्यूस चाहिए। ब्रेकअप होने से क्या है कि हमारा इंडस्ट्री ठप हो जाएगा। तो उसके लिए वही बोल रहा है एकीकरण, मतलब सारा ग्रिड को मिला करके उससे नहीं अगर आ रहा तो अगला सोर्सेस से हम एनर्जी सप्लाई करें, तो वो चीज़ एक चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की कमी, ग्रामीण जो रूरल एरियाज में ऊर्जा का कमी अभी ऐसे भी है, वो एक चुनौती है। अंत में आता है निष्कर्ष, कंक्लूजन क्या है। तो भारत में बढ़ती ऊर्जा मांग के लिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के संतुलित और टिकाऊ मिश्रण की आवश्यकता है। सही बात है, दोनों को साथ में लेकर चलना होगा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक को। हालांकि जीवाश्म ईंधन अभी भी प्रमुख है, फिर भी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। मजबूत नीतिगत समर्थन और तकनीकी नवाचार के साथ भारत वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन का नेतृत्व करने के लिए अच्छी स्थिति में है। बस यही है इसका कंक्लूजन, और यहाँ ये खत्म हो जाता है। निष्कर्ष, चुनौती, पहल और नीतियाँ, और इधर आपका और पारंपरिक और गैर पारंपरिक का 4 या 5 पॉइंट है। और शुरू में ऊर्जा का भारत में वर्तमान ऊर्जा मांग, और इधर इंट्रोडक्शन, ये नोट्स कंप्लीट हो जाता है।